आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका EMF ऑफ अ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम आज अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। तो कोई राइटिंग गंदी आएगी, कोई ठंडी लग रही है मुझे हाथ में, ठीक है, बाकी इतना तो आप मैनेज कर ही लोगे। तो देखो, EMF को जनरली से हम EMF से इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ टीचर इसको इस तरह से लिख देते हैं। बात एक ही है, ताकि ई नहीं लिखते, कुछ टीचर इसको ई भी लिख देते हैं, पर ई मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ई जो होता है ना, हम पहले यूज कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यानी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, पर फिर भी EMF को इस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, कि EMF होता क्या है, EMF होता क्या है, ठीक है। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। तो EMF को पहली बात मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, उसके बाद आप बता पाओगे। EMF का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इसका नाम। तो अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ कि EMF होता क्या है, तो मुझे बताइए कि EMF एक तरह का पोटेंशियल है, एक तरह का फोर्स है, या एक तरह का पोटेंशियल होता है, ठीक है, या एक तरह का आपका मैं बात करूंगा, एक तरह का करंट होता है, या एक तरह का आपका ये, अगर ऑप्शन दूं आपको तो ये पावर होती है, और ऑप्शन दूंगा मान लो आपको, या फिर एक तरह की एनर्जी होती है, या एक तरह की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या लगता है आपको EMF क्या होती है? इन सब एग्जाम्पल में से बताइए बताइए बताइए, क्या होता है? तुक्का मारना है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुक्का मारो, बाकी तो मैं बताऊंगा ही आपको। EMF होता क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। EMF का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आंसर करना जरूरी है हर बच्चे को, इसलिए प्लीज आंसर करो, ठीक है। EMF क्या होता है आपका, बच्चों के आंसर आ रहा है, आई थिंक ने आंसर की है बी, बाकी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बताओ तो जल्दी बताओ, कोशिश तो करो, तुक्का मारना है सबको। जैसे ना, तुम लोग अपना हाथ छुपा के रजाई में बैठ के आराम से वीडियो देख रहे हो, उसको तो ले लोग मस्त लेटे भी होंगे, और मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अर्शी जी का आंसर है बी, विनीत जी का आंसर है सी, पृथ्वी जी का आंसर है बी, बाकी लोग क्या रहे हैं जल्दी बताओ। हिमालय जी का आंसर है ई, एनर्जी की बात करना चाह रही हो आपकी। चलिए करते हैं बात। तो बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो फोर्स नहीं होता, वो आप करंट नहीं होता, वो पावर नहीं होता, वो एनर्जी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक नहीं होता, वो आपका होता है पोटेंशियल। बेटा EMF और अगर पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालने वाले, तो साफ सी बात है, EMF क्या होता है आपका, एक तरह का पोटेंशियल भी होता है। आप सुनो, EMF होता क्या है। EMF एक सेल के लिए हम डिफाइन करते हैं, ये EMF हम एक सेल के लिए या बैटरी के लिए डिफाइन करते हैं। क्या होता है समझिए, सुनो। अब हर बच्चा जानता है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, कि सेल आप बनाते कैसे हो। सेल आप बनाते कैसे, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक सेल नाम की चीज पढ़ी होगी, कि भाई एक एनोड होता है, एक डायोड होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, एनोड आपका, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, ऐसे होता है ना, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप इसको क्लासिफाई करते हो। फिर इनके बीच में क्या करते हो, कुछ कुछ लिक्विड कॉमन कर देते हो, ठीक है, वो रास्ता बना दो, या फिर एक ही में रख दो इसको, ऐसे करके रख दो, एक ही बात है। फिर क्या होता है, यहाँ से कुछ आयंस फ्लो करेंगे। आयंस क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। अगर चार्ज होता है, चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो को, चार्ज का फ्लो हुआ और चार्ज फ्लो अपॉन टाइम कर देते हैं, तो वही क्या होता है, आपका करंट होता है। मतलब आपका क्या फ्लो होगा, करंट होगा। पर करंट फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए, मैंने बताया था, करंट फ्लो होने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल। तो मतलब होगा क्या कि एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है, एक अगर पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव है, तो साफ सी बात है कि जो पॉजिटिव होता है उसका हाई वोल्टेज हम मानते हैं, जो नेगेटिव होता है उसका लो वोल्टेज मानते हैं। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो गया है। जो वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका EMF। तो EMF क्या होता है, EMF है तो एक तरह का फोर्स ही। वो किस तरह का फोर्स है, वो फोर्स जो कि एक चार्ज को चाहिए एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में, या एक आपका एनोड से कैथोड में जाने के लिए, कैथोड से एनोड में आने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, और वो फोर्स और कुछ नहीं होता, वो फोर्स आपका पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए होता है। तो EMF एक तरह का पोटेंशियल होता है। तो आज के बाद ये आप लोग याद रखना इस बात को, कि EMF एक तरह का पोटेंशियल होता है। और डिफाइन किसके लिए होता है, दिस इज डिफाइंड फॉर अ, डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये सेल के पोटेंशियल की तरह आप इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि भाई एक सेल और एक बैटरी में क्या फर्क होता है,
एक सेल और बैटरी में कोई फर्क नहीं होता, बस एक सेल होता है आपका इस तरह से, भाई मैंने एक सेल बना दिया तो मैंने उसका मतलब एक कंटेनर लिया, उसमें ऐसे ऐसे पुट कर दिया तो ये सेल बन गया, ठीक है। अगर मैं बैटरी बना देता हूँ, इसमें इसको प्लस करके इसको माइनस, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अगर बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी कुछ नहीं होती, बैटरी कुछ नहीं होती, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स को आप अगर मिला दो तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। इसका मतलब इसको कैसे बनाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है, इसको इस तरह से बना दूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनली फाइनली आपका ये प्लस मान लोगे, उसको माइनस मान लोगे फाइनली, और उसको हाई वोल्टेज, इसको लो वोल्टेज। ध्यान देना बैटरी बराबर में मैंने क्या बोला है, जो बड़ा दिखता है उसको मैं प्लस मानता हूँ, जो छोटा दिखता है उसको छोटा मानता हूँ और माइनस मानता हूँ। जो बड़ा होता है वो हाई वोल्टेज दिखता है, जो छोटा होता है वो लो वोल्टेज का काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइडियल सेल की, कि आइडियल सेल क्या होता है सर, आइडियल सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। देखो तुमने इसके लिक्विड के अंदर रखा है, लिक्विड के अंदर एनोड कैथोड है, ये भी किसी कंडक्टर के बने होंगे ना, देखो अगर कंडक्टर के बने हैं तो कंडक्टर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियल सेल होता है कि ऐसे मतलब कि भाई कुछ भी नहीं माना उसके रेजिस्टेंस, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल मतलब अंदर अंदर का रेजिस्टेंस, बाहर अभी हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, जीरो, उसको हम स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। लेकिन एक्चुअल सेल होते कैसे आपकी दुनिया में, दुनिया में जो एक्चुअल सेल होते हैं, हर दुनिया में क्या, दुनिया में हर चीज में थोड़ा बहुत तो आपका रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन कम या ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर एक्चुअल सेल को देखें तो कैसा दिखेगा आपका, वो आपका इस तरह से दिखता है, ठीक है, एक्चुअल इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया इसका ईएमएफ और ये हो गया आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभी इसको हम अलग तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको ऐसे बनाते हैं कि ऐसे लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं ई और आर, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप क्या समझ जाओगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आपका आर। मतलब एक्चुअल सेल का मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज नॉट जीरो, इंटरनेशनल मतलब आर इज नॉट जीरो। आर की वैल्यू स्मॉल होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लोगे नहीं, एक्चुअल सेल में आपको लेना पड़ता है उसको। अब आगे बढ़ते हैं इस बात पर। सुनो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका एक सेल को लगा रहा हूँ, सेल इन अ सर्किट, सेल इन अ सर्किट, और सर्किट में क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा, सेल इन अ सर्किट विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अक्सर कभी हम दूसरे नाम से लोड भी बुलाते हैं, क्योंकि लोड मतलब कौन दुनिया में लोड लेता है, तो एक बल्ब, एक प्रेस, एक फ्रिज, इन सबको हम लोड बुलाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है सबके अंदर। सेल इन अ सर्किट विद एन एक्सटर्नल लोड या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी। देखो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखते हैं, देखो ध्यान देना कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक सेल बना दिया इस तरह से, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया ई और आर। इस ई और का मतलब मतलब क्या है, एक्चुअली में डायग्राम होना चाहिए इस तरह से आपका, डायग्राम चाहिए इस तरह से कि भाई यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या हो गया आपका एक वेक्टर सेल हो गया, और यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, जिसको मैं बोलता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका ईएमएफ। अब तो होगा क्या, अगर मैं प्लस माइनस के हिसाब से सारी बातें करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मैं अगर उसमें करंट फ्लो करवाना चाह रहा हूँ, तो करंट मान लो मेरा यहाँ से हाई हाई से जाता है करंट हमेशा, तो हाई से, तो यहाँ से मेरा करंट जा रहा है ऐसे आई, तो यहाँ से भी कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। अब सुनो, मैंने आपको याद हो तो बहुत पहले क्लास में समझाया था, कभी भी किसी रेजिस्टेंस में से अगर करंट जाता है तो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होता है, मतलब हमेशा यहाँ प्लस मान लोगे, यहाँ माइनस। किसकी डायरेक्शन पे, आई की डायरेक्शन, ये मैंने बताया था कि अगर आई की डायरेक्शन इस तरह से है तो यहाँ प्लस मानोगे रेजिस्टेंस पे और यहाँ माइनस मानोगे, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इक्वल टू आई आर। तो अब मैं पूरे सर्किट में प्लस माइनस बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ तो माइनस प्लस बनाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। आगे जब जाता हूँ तो रेजिस्टेंस में ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, फिर करंट ऐसे जा रहा है, आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो एक बात तो हमेशा याद है, अब तुम एक बात पर थोड़ा सा गौर करना, एक बात है, तुम जब तुम गौर फरमाते हो कि जब मैं बाहर जो लोड को देखता हूँ, बाहर वाले रेजिस्टेंस को देखता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका प्लस है और यहाँ पे आपका माइनस है, क्योंकि करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो बड़े आराम से आप क्या लिख सकते हो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो यहाँ से, बहुत बढ़िया। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ आपका नीचे वाले पार्ट की, नीचे वाले पार्ट की जगह मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान देना बस सारा, करंट आपका इस तरह से फ्लो रहा है, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका, मैंने कहा था अगर कुछ ना दिया तो जीरो ले लेना, और इसको ले लिया मैंने ई, ठीक है। अब सुनिए, तो अगर बात करो तो एक्चुअली में ये दोनों चीजें है तो कनेक्टेड ना आपस में, मैं अलग अलग पढ़ जरूर रहा हूँ पर है तो ये आपस में कनेक्टेड ही।
जितना वोल्टेज इसके ऊपर आपका ड्रॉप हुआ है, जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ गेन हुआ होगा। मतलब मेरा कहने का कि अगर यहाँ पे आपने इसको v, 0 ले रखा है, तो यहाँ पे भी तो क्या होगा, यहाँ पे भी तो v, 0 होना चाहिए ना। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, v, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों है तो कनेक्टेड, और बीच में तो ना रेजिस्टेंस है, ना बैटरी, ना रेजिस्टेंस, ना बैटरी, तो इसको भी आप जीरो भी लिख सकते हैं। अब एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका लिखना। यहाँ से मैं जीरो से लेकर वी तक आ रहा हूँ। तो मैं आपको एक तरीका क्या बताया था, सबसे पहले लिखो जीरो, ठीक है, फिर आगे आओ। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर इसका वी आर, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, वो तो स्मॉल आई आई और स्मॉल आर हो जाएगा। स्मॉल आई और स्मॉल आर बताया था ना कि भाई किसी भी रेजिस्टेंस पे आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, आई आर होता है। जैसे यहाँ पे कितना हुआ, ये जो हुआ ये होता है वी इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे वी आई स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो मैं माइनस साइन लगाता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ। जब मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो कोई ये वाली जो बात अगर समझ में ना आए तो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे आपके लिए पड़ी होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इसमें लिख कैसे रहा हूँ, यहाँ पे जीरो से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप, जब भी वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है हमेशा आई आर, माइनस लगाऊंगा तो ड्रॉप है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे बैटरी में जाता हूँ, जब बैटरी में जाता हूँ तो यहाँ पे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब आपको वोल्टेज गेन हो रहा है। तो वोल्टेज गेन होता है तो उसको हम प्लस बोलते हैं। कितना गेन हो रहा है, तो वो ई गेन हो रहा है, ठीक है, मैंने ई लिख दिया उसका। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने लिखा है सर यहाँ पे दुनिया खत्म हो गई। जब यहाँ पे दुनिया खत्म हो गई तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपल वी लिखूंगा। इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, हल्का सा भी तो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, ई माइनस आई, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन से इस V को, क्योंकि ये जो V है और ये जो V है वो तो क्या होंगे, सेम ही होंगे, और ये भी यहाँ से आ जाएगा आपका। तो इस वाले V को मैं से पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मेरा मेन मोटिव है आई निकालना, तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो मैं आई इज इक्वल आई आर प्लस आर लिख पाऊंगा, और इधर लिख पाऊंगा, यहाँ से आई क्या निकल के आएगा, यहाँ से आई क्या निकल के आएगा आपका, ई अपॉन आर प्लस आर। एक बात बताओ जल्दी से, शुमाइला जी को प्रॉब्लम हो रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या नेटवर्क में आने पर? ठीक है ठीक है ठीक है, शुमाइला जी मैं आगे बात समझ गया, आप कर लेना, ऐसे नहीं होती ना, चलो आपको करते रहो, शुमाइला जी वीडियो देख लेंगी। चलिए, यहाँ से आई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आपकी वैल्यू आई की वैल्यू निकल के आ जाती है ई इंटू आर प्लस आर, ठीक है, तो निकल के आ गई आपकी आई की वैल्यू। अब सुनो, अब मैं एक बात पूछता हूँ, मुझे तो रिलेशन किसके बीच में निकालना है, मुझे जो मैंने पीछे आपको चीज पढ़ाई लिख सकते हैं। सुनो यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आई की, ये हो गया आपका आई, ठीक है। अब मेरे को रिलेशन किसमें निकालना है, याद करो मैंने टॉपिक को जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था आपको, रिलेशन किसमें निकालना है, आपका रिलेशन निकालना था आपको ई और बी में, ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका डिफरेंस वो निकालना था, रिलेशन निकालना था। उसका अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला सर, आई आपने क्या निकाल के अभी मुझे दिया, ई अपॉन आर प्लस आर, तो मैं यहाँ से ई क्या लिखता हूँ आपका, तो यहाँ से मैं ई लिखता हूँ आपका आई इंटू आर प्लस आर। अब क्वेश्चन फर्स्ट को देखो, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा था, मुझसे यूज था, वहां से मैंने क्या लिखा था, बी इज इक्वल टू आई आर लिखा था, बी इज इक्वल टू आई आर लिखा था। तो क्या मैं यहाँ से आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक बार काम करता हूँ, इस एक बार काम करता हूँ, इस आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर का, आर को पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, जब उसको यहाँ पुट करता हूँ तो क्या निकल जाएगा, ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस आर, यहाँ से ई एम एफ क्या निकल जाएगा, वी इंटू, अंदर लेके जाता हूँ, जब अंदर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको वी, ये आर को तो डिवाइड कर देगा, वन कर देगा, बचेगा क्या, वी अपॉन आर प्लस आर। So this is your relation between EMF and potential difference. This is the relation between EMF and potential difference. I hope कि ये वाला जो रिलेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये रिलेशन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर एक बात मुझे और समझने को मिली है इस सवाल में, कि एक बात ध्यान देना कि ये क्या है आपका, ये है आपका लोड, ये क्या है आपका लोड, और ये क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस जो बोलते हैं इसको, ये क्या है आपकी, ये आपका है सेल।
तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया। एक बात पे गौर करना कि आपका हमेशा प्लस से माइनस करंट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, और करंट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। ये स्मॉल आर है, करंट अभी भी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, करंट कैरेक्टरिस्टिक करता है। एक बात तो हमें गौर करना हो, अच्छे से देखो, तो वो ये कि भाई सर लोड के अंदर करंट आपका प्लस से माइनस यानी आपका, और इसमें भी आर के अंदर यानी रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस जब भी आएगा तो उसमें जो करंट होता है वो हमेशा फ्लोज फ्रॉम, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। लेकिन एक बात है, तुमने उस टाइम सेम टाइम पे गौर किया कि सेल के अंदर उल्टा हो रहा है, करंट तो अभी भी ऐसे बह रहा है ना सब लूप में, करंट के अंदर माइनस से प्लस जा रहा है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं सेल की या बैटरी की, तो सेल या बैटरी में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आई ऑलवेज फ्लोस, नमस्ते निखिल बहुत लेट आए, आई ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये बात? अच्छा सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? साफ सी बात है, ऐसा होना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है क्योंकि सेल का काम ही ये होता है कि वो आपके पोटेंशियल को बढ़ाता है। क्योंकि देखो यहाँ से जब जाएंगे 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 ये पोटेंशियल को कम कर रहा है, और आगे अभी ये पोटेंशियल को कर रहा है, तो कोई सर्किट में ऐसा बंदा चाहिए ना आपको, यार सर्किट में कोई ना कोई ऐसी चीज आपको जरूर चाहिए होगी जो कि आपके वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगी, वरना सर्किट में करंट बहेगा कैसे? कौन है जो सर्किट में करंट बढ़ाएगा? तो वो बढ़ाने का काम ही कौन करता है? आपका सेल करता है। तो सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है? आपका प्लस से माइनस फ्लो करता है, और आपका करंट जो बैटरी के अंदर या सॉरी सेल के अंदर आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, बाकी हर जगह आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। अब आगे एक बात करते हैं, तो मैंने अगर कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वो सुनो। जैसे एक कुछ खास नाम होते हैं, एक होता है आपका नाम जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट। आज के बाद जब भी आपको शब्द सुनाई दे आपको ओपन सर्किट, इसका मतलब क्या होगा तो समझिए। ओपन सर्किट का मतलब होता है कुछ नहीं कि मैंने आपका रेजिस्टेंस जो लोड है, ये लोड है, ठीक है, रेजिस्टेंस, उसको मैंने किसी भी तरह से मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ में, सेल के साथ में। उसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी या सेल के साथ में, मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब वो ऐसे हुआ करता था, वो ऐसे हुआ करता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कोई हरकत करी यहाँ पे, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ से इसको हटा दिया। इसको करने के लिए आप स्विच का यूज कर सकते हो, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्विच का यूज कर सकते हो। स्विच कैसा होता है? स्विच कुछ नहीं होता, स्विच इसके साथ कनेक्टेड है आपका एक तरह से, देखिए यहाँ पे स्विच होगा, अगर इसको बंद कर दिया तो वो क्लोज सर्किट कहलाएगा, अगर इसको मैंने खोल दिया तो वो कैसा कहलाएगा आपका ओपन सर्किट। तो मैंने क्या किया होगा, स्विच को यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से ओपन कर दिया मैंने स्विच को। तो ये क्या कहलाएगा, इसको मैं कह दूंगा आपका सर्किट को मैंने क्या कर दिया ओपन, बंद नहीं, ओपन होगा सर्किट, बंद नहीं, कहीं ना कहीं खुला हुआ। उस केस में क्या होता है, जब भी आपका ओपन सर्किट होता है, सीधी सी एक बात समझना, उसका मतलब होता है आपका करंट हो जाएगा सर्किट में जीरो। जिस भी सर्किट में, जिस भी लूप में अगर आपका ओपन सर्किट बन के आ गया, तो उसका मतलब है कि आपने सर्किट को कहीं से खुला छोड़ दिया है, उस केस में आपका करंट क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर जीरो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपको अगर बात याद हो तो मैंने एक बात लिख रही थी कि भाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका ई अपॉन आर प्लस आर होता है। मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, प्रूव किया था। अगर यहाँ से आपका मतलब ये आई जीरो हो जाएगा तो क्या, एक सवाल होता है, क्या सर अगर आपका आई जीरो हो जाता है तो क्या आपका ईएमएफ, क्या आपका अगर आई जीरो हो जाता है तो क्या ईएमएफ भी जीरो होता है? आंसर है नहीं। ईएमएफ तो बच्चों बैटरी का होता है, अपना सेल का होता है, खुद का होता है। ईएमएफ जो होता है बैटरी का होता है, अपना सेल का होता है, खुद का होता है। उससे आपका बैटरी जो वो जीरो नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, मतलब क्या होगा? याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था आपका ई और आर में, तो वो था आपका, अब सुनो, तो मैंने बोला कि सर आई क्या हो गया आपका, ई अपॉन आर प्लस आर हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो सर, आई तो मेरा जीरो हो गया, तो मतलब ई अपॉन आर प्लस आर आपका टेंड्स टू जीरो हो गया, मतलब जीरो तो नहीं होती कोई चीज जनरली, टेंड्स टू जीरो हो, जीरो हो गई। अब ये जो है ई एम एफ है, जो आपका ई है, ये जीरो तो नहीं हो सकता, ये तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो वैल्यू होती है एक सेल के अंदर की, पोटेंशियल की वैल्यू होती है।
अब आपका ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? ये तो सेल का पार्ट है ना यार। ये जो समझ लो, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये जो स्मॉल आर है ये कभी आपका नॉन जीरो नहीं होता, तभी तो एक्चुअल सेल है। अगर जीरो के आसपास होता है पर प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने बोला ये भी जीरो, अगर आपके पास ईएमएफ है तो ये भी होगा। तो मैं क्या पूछता हूँ सर, ये वो रोल प्ले करने वाला है, ये वो रोल प्ले करने वाला है। तो मतलब याद हो अगर आप उस चीज के, अगर ए अपॉन बी जीरो को टेंड करते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो बी होना चाहिए वो इनफाइनाइट को टेंड करना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो निकल के आ जाएगी। इसका मतलब इन केस ऑफ ओपन सर्किट, अगर आपको ओपन सर्किट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आर की वैल्यू को क्या करना होगा, इनफाइनाइट करना होगा। क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू को इनफाइनाइट करना होगा। तो जिस जगह पे आपका आर इनफाइनाइट हो जाएगा उस जगह ऑटोमेटिकली हम उसको ओपन सर्किट मान लेंगे, और उस पार्ट में आप हमेशा क्या कर दोगे, आई की वैल्यू जीरो कर दोगे। इसका यूज समझो, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वैल्यू हम निकालना बाद में समझेंगे, पर समझो क्वेश्चन आया था इस तरह से कि आपका इस तरह से है ये, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे है आपका R2, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे है आपका R2, यहाँ पे मैंने एक सेल लगाया है, इंटरनल जो है सो है, उसकी बात नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पे सेल लगा के ये है आपका करंट यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आई बन जाता है, इस चीज को हम बाद में भी समझेंगे, अभी भी समझ रहे हैं पर इससे जल्दी समझ आ जाता है। तो मैंने मान लो सवाल में आपसे बोल दिया कि R1 की वैल्यू इनफाइनाइट है और R2 की वैल्यू इज फाइनाइट। R1 की वैल्यू इनफाइनाइट है और R2 की वैल्यू फाइनाइट है। तो सवाल ये आता है कि करंट कहाँ से जाएगा, सवाल ऐसे आ जाएगा कि भाई आई वन की वैल्यू जीरो होगी या आई टू की वैल्यू जीरो होगी या इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी या इसकी आई टू की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब किसकी वैल्यू जीरो होगी और किसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, इस तरह से आपको सवाल पूछा गया। तो आप क्या बोलते हो सर, जब भी आपका आर टेंस टू इनफाइनाइट होता है, जब भी आपका आर टेंस टू इनफाइनाइट होता है, जो आर टेंस टू इनफाइनाइट का काम कर रहा है ना, वो आपका कैसा काम करेगा, वो पार्ट आपका ओपन सर्किट का काम करता है। सर्किट को मैंने शॉर्ट में सीपीटी लिख दिया, वो आपका ओपन सर्किट का काम करता है। अगर ओपन सर्किट का काम करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका आई वन आपका जीरो हो जाएगा। और सिमिलर साफ सी बात है कि जब आई वन जीरो हो गया तो जो भी आई है, यहाँ साफ साफ देख सकता हूँ कैसे, सर आई आपका आगे जाके आई वन, तो मैं यहाँ लिखा हूँ आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अगर जो मेरा आई है वही तो जाके आई वन और आई टू में टूटा है, ठीक है। मैंने बोला आई वन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो अगर मैंने बोला आई वन जीरो हो गया तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई टू। यहाँ से आई वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आई टू क्या हो जाएगा आपका आई के बराबर, जो कि साफ सी बात है नॉन जीरो। तो आई होप कि सवाल समझ में आया। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर याद करनी है तो समझो, हमेशा हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना, करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस से ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। मतलब अगर अगर उसको करंट को दो रास्ते दिए आपने फ्लो होने की, तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहां से ज्यादा करंट निकलेगा, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां से करंट कम निकलता है। अब जब रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट ही हो गया तो वहां तो करंट निकलेगा ही नहीं। करंट ने बोला ना ज्यादा वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की तो ऑटोमेटिकली मैं कम कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिक इतनी इनफाइनाइट होगी तो ऑब्वियसली वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वरना ये वाली बात तो याद रखना, ये मैंने अभी आपको ओपन सर्किटिंग से इस बात को समझाने की कोशिश करी कि ओपन सर्किट आप दो तरीके से बना सकते हो। क्या, एक तरीका है कि आप तो सीधे ओपन सर्किट को खोल दो, या दूसरा तरीका क्या है कि वहां का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा ले लो, इतना ज्यादा ले लो कि ऑटोमेटिकली करंट तुम्हारा तो फ्लो ही ना हो। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस केस में आपसे पूछ ले तो फिर समझाएगी और समझा, ठीक है। नेक्स्ट जो केस होता है, अच्छा इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि ई और वी में क्या रिलेशन होगा, इसमें नहीं तो पीछे, इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि ई और वी में क्या रिलेशन होगा, ई और वी में क्या रिलेशन होगा, तो सुनो क्या होता है देखो। तो मैं क्या बोलूंगा सर, देखिए कि यहाँ पर वी ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे मैं वी ड्रॉप होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वी ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कितना ड्रॉप हुआ। तो देखो मैं जाऊंगा सर, देखिए मान लेता हूँ हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया कि यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, देखो ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे वी हो गया, ठीक है। मैंने हाइपोथेटिकली माना ये वी, मतलब ये वी आपका यहाँ भी होगा, वी कॉमा जीरो यहाँ मान लो, और यहाँ से आपका हाइपोथेटिकली आई मान लिया जिसकी वैल्यू जीरो है। मैं सिर्फ इस वाली ब्रांच में लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट में देख रहा हूँ, और वो क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चन पहले लिख रहा था। मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ जीरो, जीरो माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी लिख सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ओपन सर्किट है तो आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो।
यानी ओपन सर्किट में एक बात हमेशा याद रखना, ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। ये वाली बात आई होप कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग है इसका नाम, पर इसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट का मतलब करने का क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब करने का ये होता है कि आपने दो तारों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, दो तारों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल ही होता है कि कनेक्टिंग कनेक्टिंग टू एंड्स विद अ कंडक्टर, विद अ कंडक्टर ऑफ, जो कि कंडक्टर का हम मानते हैं ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। एक जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टर से आपने दो एंड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इसका मतलब देखो सिंपल सा क्या है, मान लो ये इस तरह से आपका लोड हुआ करता था, इस तरह से आपका लोड हुआ करता था, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना तो बना लो, वरना कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे आर बना दिया। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये एंड है ए और ये एंड है बी। ठीक है, अभी अगर कुछ नहीं होता तो इसका अपना खुद का क्या होता है, वो एक वोल्टेज होता है, इसका अपना खुद का एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसकी वैल्यू आई आर होती है। लेकिन क्या कर दिया मैंने मैंने बोला इस लोड को हम शॉर्ट सर्किट करना चाहते हैं। अब इस लोड को शॉर्ट सर्किट करने का तरीका क्या है, यहाँ से एक वायर लो और उस ठाकुर ऐसे पटक दो, यहाँ पे जोड़ दो उसको। एक वायर लो, और ये क्या है आपका, इसको हम कभी कभी कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। जब भी आपसे कनेक्टिंग वायर बोल दिया गया ना, ऑटोमेटिक समझ जाए कि वो जीरो रेजिस्टेंस का एक वायर होगा। कनेक्टिंग वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस का एक वायर है, जीरो रेजिस्टेंस का एक कंडक्टर है। कनेक्टिंग वायर हमेशा बिना रेजिस्टेंस के होते हैं, तो आप इसको ही मानते हो। अब सवाल क्या है, सवाल वही है आपका कि मान लो ये आर था, ये आर था, तो इसके अंदर आर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आर आपका जीरो है। और मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि करंट हमेशा उस शाखा से, उस सर्किट से, उस लाइन से जाने की कोशिश करता है, उस पाथ से जाने की कोशिश करता है जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब देखो यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से जाएगा, तो मैंने बोला करंट पहले यहाँ से जाया करता था, I1 ऐसे जाता था, अब इससे भी जाएगा जाएगा कुछ। लेकिन दिक्कत क्या है कि करंट उस रास्ते से जाने की कोशिश करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जीरो ही हो गया यार, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इसका मतलब सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा, भाई देखो यहाँ तो मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, तो मैं तो उस रास्ते से ले जाऊंगा जहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। तो इस केस में शॉर्ट सर्किटिंग के बाद क्या होगा, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I2 की वैल्यू हो जाएगी सिंपल आई के बराबर, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इतना खतरनाक सर्किट होता है आपका शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किटिंग एक अच्छी चीज भी वो बोल सकते हो तुम, गंदी चीज बोल सकते हो। घर में आप शॉर्ट सर्किटिंग का जबरदस्ती इस्तेमाल करते हो, घर में आप शॉर्ट सर्किटिंग का जबरदस्ती इस्तेमाल करते हो, पता है कैसे, याद हो तो आपने घर में एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। मैंने नाम से फ्यूज वायर बोलते हैं, उसको फ्यूज बोलते हैं, कहते हैं ना फ्यूज हो गया। ठीक है, वो आप शॉर्ट सर्किटिंग का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जान बूझ के, ठीक है, ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो जाए। क्योंकि अगर ये मान लो कोई लोड है और अचानक ज्यादा वोल्टेज आके जब लाइट आएगी, सारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था तो ये टूट जाएगा, तो क्या होगा आपका, ये टूटने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करते हो, फ्यूज वायर लगा देते हो, और सारा करंट यहाँ से फ्लो करता है। और सब जब सारा करंट यहाँ से करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उसको शॉर्ट सर्किटिंग कर देता है, मतलब सारा करंट आपका डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करता है, तो लोड में नहीं जाता। अगर लोड में नहीं जाता, अगर लोड में नहीं जाता तो साफ सी बात है कि आपका जो लोड है वो सेव रहता है। तो फ्यूज वायर क्या होता है, एक सेविंग डिवाइस होता है। क्या होता है, एक सेविंग डिवाइस है आपका, जो कि आप जनरली कहाँ लगाते हो, जहाँ आप लगाते हो जनरली जहाँ पे आपका मीटर वीटर होता है, जहाँ से घर में एंट्री पॉइंट होता है बिजली का, वहाँ पे लगाते हो। और करता क्या है काम, ये काम करता है शॉर्ट सर्किटिंग का, ये शॉर्ट सर्किट का काम होता है। और फिर क्या करता है, धीरे धीरे अपना वो जला लेता है। लेड लेड वायर का ये बना होता है, ठीक है, लेड वायर का ही जनरली हम बनाते हैं इसको। इससे क्या होता है कि भाई करता क्या एक्चुअली शॉर्ट सर्किटिंग करता कैसे, तो मैं ऐसा करता है कि भाई मान लो आपका यहाँ से बिजली आ रही थी और ये बिजली यहाँ से पास करेगी इससे, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो रास्ते देते हैं, एक रास्ता जो ऐसे जा रहा होता है और एक रास्ता ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे मान लो आपकी एक मशीन काम कर रही है मस्त, इसमें बिजली जा रही है, लेकिन अचानक किसी दिन वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया, अचानक किसी दिन वोल्टेज क्या हो गया, बहुत ज्यादा आ गया। तो वोल्टेज ज्यादा आ गया तो उस टाइम क्या करता है, ये फ्यूज वायर आपका जीरो रेजिस्टेंस का वायर होता है, सारा करंट आपका यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है। जब सारा करंट यहाँ से फ्लो करता है शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किट से फायदा क्या होता है कि जो करंट पहले मशीन में जा रहा था, वो करंट मशीन से ना जाके इस वायर से जाएगा, सारा का सारा करंट इस वायर से जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी मशीन डैमेज होने से बच जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट होता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जल जाता है। थोड़ी देर बाद क्या करता है, जल जाता है, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है। जलने से क्या होता है कि आपका सारा कनेक्शन तोड़ देता है।
जब सारे कनेक्शन टूट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका कोई करंट घर में आएगा नहीं और आप क्या होगा सेव के सेव रहोगे, हर चीज से सेव रहोगे। पहले के टाइम पे आपका फ्यूज ज्यादा यूज होते थे, आज के टाइम पे ये फ्यूज यूज नहीं होते हैं। आज के टाइम पे आपके फ्यूज वायर जनरली यूज नहीं किए जाते, लेकिन आप पुरानी पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसलिए फ्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अब जनरली फ्यूज यूज नहीं होते हैं, क्योंकि अब एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं एमसीबी। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी क्वेश्चन, आपकी जब वोल्टेज ज्यादा आ जाता है या फिर आपका करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो एमसीबी डाउन हो जाती है। वो यही काम करती है कि भाई जब अचानक ज्यादा वोल्टेज आता है तो एमसीबी गिर जाती है। एमसीबी गिर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका उस टाइम पे वायर जो करंट है फ्लो ही नहीं होगा, तो हर चीज सेफ रहेगी। तो आजकल नई चीजें आ रही हैं। आई होप कि शॉर्ट सर्किटिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर शॉर्ट सर्किट का थोड़ी सी वो देना चाहें कि शॉर्ट सर्किटिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है, शॉर्ट सर्किटिंग में अगर तुम ध्यान दो तो हो क्या रहा है, ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात ये है कि शॉर्ट इस I2 वाले इस वाले वायर में, इस वाले वायर में अगर तुमसे मैं बोलता कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इस वाले वायर में अगर तुमसे मैं बोलता हूँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो तुम साफ साफ एक बात मुझसे बहुत प्यार से बोल सकते हो, सर जो हो क्या रहा है यहाँ पे, सर इस केस में आपका सारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। यहाँ पर V इक्वल टू आई आर के हिसाब से वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद क्या रखना है आपको, कि शॉर्ट सर्किट में जो V होता है वो क्या होता है आपका, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। चलिए ये बात समझ में आ गई। इसके अक्रॉस वी जीरो होगा। क्यों होगा इसके अक्रॉस वी जीरो, साफ सी बात है कि यहाँ से अब करंट फ्लो करेगा ही, आई वन की वैल्यू जीरो होगी ना, आई वन की वैल्यू जीरो तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, नीचे लिखना सीधा। ठीक है, ये हो जाएगी। तो वी की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी जीरो। वी आपका जो लोड के अक्रॉस आपका वोल्टेज है वो क्या हो जाता है आपका, इट बिकम जीरो। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी सिंपल ई अपॉन स्मॉल आर। क्योंकि अब देखो, अगर तुम इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, सर्किट बचा कैसे, सर्किट बचा इस तरह से, अगर कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है तो सर्किट बचा कैसे, इस तरह से, ये स्मॉल आर हो गया, ई हो गया, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो आपका सर्किट में यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पर तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, सिंपल आई आई ई फॉर आर हो जाएगा। इस तरह से आपका आई निकाला जा सकता है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। और क्या कहते हैं आपका जो होता क्या कहते हैं, नाम भूल गया, शॉर्ट सर्किटिंग। और आपको जो दूसरा था नाम भूल, ओपन सर्किटिंग। सॉरी, शॉर्ट सर्किटिंग और ओपन सर्किटिंग जो होता है कि एग्जाम में आपसे कई बार इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप कि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर पाओगे अपने हिसाब से। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में वो होता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोड के नाम से भी पुकारते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में क्या होगा ऐसा कि उस टाइम पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड पे मैक्सिमम पावर मिलेगी। पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है, उसी का यूज करने वाले हैं हम। तो सुनो, मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ कि मान लीजिए इस तरह से आपकी वो लगी है, सेल लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ईएमएफ लगा है, आर लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये लोड है आपका या फिर कैपिटल आर है यहाँ पे। करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट की वैल्यू हर बच्चे को पता ही है क्या होगी, वो आई इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू आर क्या होगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि भाई बताओ मुझे आई पता है और इसके अंदर, इस आर के अंदर कितनी पावर होगी, पावर की अगर मैं बात करता हूँ, पावर थ्रू एक्सपोनेंशियल बात हो रही है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि बताइए कि इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर की पावर क्या होगी, इस लोड के अंदर पावर क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर, वो होगी आई स्क्वायर आर। तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, और आपका बताया था मैंने वी इंटू आई। तो यहाँ पे हम आई स्क्वायर आर से निकालेंगे। तो जब यहाँ से निकालते तो आई की वैल्यू क्या है, वो ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर है। यहाँ पे हो गया आपका पावर। ठीक है, यहाँ पे हो गया पावर। अब आपको कंडीशन निकालनी है पावर का मैक्सिमम। तो कंडीशन किस पे निकल के आएगी, मैं कहा था जब भी आप मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हो, जैसे मुझे वाई को मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे, आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो। अगर मुझे पावर को मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से पावर मैक्सिमम, और मैक्सिमम ही आएगी, पावर मिनिमम तो जीरो होती है ना। पावर तो मिनिमम क्या होगी, जीरो होगी, तो हम मैक्सिमम निकालने वाले हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, डीपी बाय, चेंज कौन कर सकता है यहाँ पे, चेंज करेगा रेजिस्टेंस, चेंज कौन करेगा रेजिस्टेंस, लोड को तो चेंज कर सकते हो। तो डीपी बाय डी आर जब आप करोगे, इसको क्या कर देना है आपको, तो आपको कर देना है जीरो। ठीक है, अब आपका काम है घर पे बैठ के इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। तो एक बार आपको क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा, एक बार आपको ये टू लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन वाले, तो आप निकाल पाओगे बड़ा आराम से, ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, कोई बहुत ऐसा कोई मैंने तो चीज नहीं पूछती आपसे वो कैसे करोगे इसको, ये तुम करने जाओ तुम समझ पाया कुछ नहीं कर लेते चलो। ई स्क्वायर तो कॉमन आ जाए तो कांस्टेंट होता है। अगर हम पहले इसको करते हैं तो आपका यहाँ पे आर का आर बचा हुआ है। प्रोडक्ट रूल बताया ना कि भाई एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को छोड़ दो। नीचे क्या हो जाता है यहाँ पे आर प्लस आर की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे सामने आ जाएगा -2। और यहाँ पे जब दूसरी बार करता हूँ तो इस बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 ही बन जाएगा, बचेगा नीचे क्या 1/r प्लस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी बैठ के देखना कैसे किया है। अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो साफ सी बात है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा आपका इस r प्लस आर स्क्वायर से ये कट जाएगा यहाँ से और ई स्क्वायर भी यहाँ से उड़ जाएगा तो बचेगा क्या -2r/r प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा -2r/r प्लस 1 इज इक्वल टू -1, कट जाएगा यहाँ से r प्लस 1 इज इक्वल टू 2r। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, r प्लस 1 का r प्लस 1 थोड़ी नहीं, r प्लस r इज इक्वल टू r। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई कैपिटल R। मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में पूछी गई कंडीशन है। मतलब कि अगर मुझे इस वाले लोड में या इस वाले रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए, इस वाले लोड में मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उस वो कब मिलेगा जब ये R और ये R क्या होगा आपको बराबर हो जाएगा। सवाल पूछा जाता है इस टाइम पे, क्वेश्चन पूछा जाता है इस सवाल में कि मान लीजिए आपका इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि भाई इस क्या कहते हैं इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ई की वैल्यू आपको दे रखी है कुछ मान लो 10 वोल्ट दे रखी है आपको, और यहाँ पे आपका इस तरह से है आपका कि भाई इस स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 दे रखी है 2 ओम, और यहाँ पे आर दे रखा है। सवाल पूछा जाता है फाइंड द मैक्सिमम कंडीशन सॉरी मैक्सिमम पावर इन आर। इस तरह सवाल आता है, शायद IIT में आता है, नीट में आता है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, और मैक्सिमम पावर, पहली बात तो ये बताना चाहिए आपको, ये वाली बात समझ आनी चाहिए। चलो अपने हमने जो अभी पढ़ी है, क्या बोलो फॉर मैक्सिमम पावर क्या आपका जो R इज इक्वल टू आर होता है, मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओम होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा बात, पहले I निकाल लो, पहले क्या निकाल लो I निकाल लो। I क्या होगा, वो होगा E/R प्लस R। ठीक है, अच्छी बात है, ये दोनों बराबर है। ई अपॉन ई क्या हो जाएगा आपको 10/2 प्लस 2 हो जाएगा यानी 4 यानी 2.5 हो जाएगा, या 5/2 पे आप लिख के आंसर लिख सकते हो गया। अब पावर के लिखोगे ऊपर वाले में, इसमें पावर लिखनी है, रखना इसमें पावर लिखनी है, इसका फॉर्मूला लिखोगे आई स्क्वायर आर लिख दोगे। आई कितना है सर 2.5 इंटू 2.5 5/2 इंटू 5/2, आर की वैल्यू क्या है आपकी वो भी 2 है, तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5 इंटू ये तो हो जाएगा तुम्हारा 12.5 वॉट। आया कि नहीं आया समझ जल्दी था। तो इस तरह का सवाल पूछा गया है IIT या नीट में, एक तरफ से सवाल आया था। अगर आपको मैक्सिमम पावर कंडीशन नहीं पता तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो आई होप कि क्वेश्चन आपके हर बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो क्लास ज्यादा लंबी करने से फायदा नहीं, मेरे को क्लास लंबी नहीं करनी थी, आप लोगों से बातें भी करनी थी, आप लोगों से मैंने बातें कर ली ताकि पता लग सके क्या चल रहा है तुम लोगों की लाइफ में। और हम कल एक नया टॉपिक शुरू करने वाले, कल वाली क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। आई होप कि कल क्लास होगी, पहली बात तो जगह या माहौल है उसके हिसाब से। लेकिन बात यह है कि भाई अगर कल क्लास होगी तो कल क्लास इंपॉर्टेंट है। कल क्लास में हम नई चीज पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कल क्लास में जो हम थोड़ा नई चीज पढ़ने वाले हैं, हम आपको ये सब निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो इस तरह के सर्किट है, जैसे सर्किट बना के दे रखे हैं, यहाँ बैटरी दे रखी है, यहाँ बैटरी दे रखी है, यहाँ सर्किट दे रखे हैं, ऐसे बैटरी और देती है, और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तुमसे बोलता है बताओ वी ए माइनस वी सी कितना होगा, इस तरह के सवाल ये करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आपका एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और दूसरा है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये दोनों आपको क्या होते हैं, किरचॉफ लॉ, इनको हम पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। मान लीजिए इस चैप्टर के लिए किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप कि हर बच्चे को आज की क्लास अच्छे से समझ आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप लोगों से आज मैंने बात भी करी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और बात करते हैं इनसाइड टॉपिक्स। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी बहुत है, तबीयत का ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ वक्त लगता है। चलो बाय बाय, टेक केयर।